गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने हमारी क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट किया था और उसके अंदर जो हमारा चैप्टर है 12th क्लास में सरफेस केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है। जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसके अंदर हमने इसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी की थी और इसके साथ ही बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमारे फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए ज़रूरी रहेंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी टर्म्स हमारे इस चैप्टर के अंदर ज़रूरी हैं, लाइक एब्जॉर्प्शन, adsorption, what is the difference between adsorption and absorption, what do you mean by absorption and how it became different from the absorption and adsorption, and also the different kind of surface, what the interface and phase 1 phase 2, जितने भी उनके डिफरेंसेस या जितनी भी यूज़फुल टर्म थी वो हमने इस चैप्टर के अंदर समझ ली थी, उन वीडियोस में समझ ली थी, ताकि आपको नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो इजीली अंडरस्टूडेबल हो और इसके साथ ही आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ आपको आ सकें। और साथ ही हमने बहुत से एग्जांपल्स भी लिए हैं और कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि हमें इसके साथ साथ कुछ इसके क्वेश्चंस भी करवाए जाएं, तो अब हम इसके क्वेश्चंस को भी साथ अटेम्प्ट करते जाएंगे। आपके जो व्यूज़ हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, तो अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें और जो भी अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो हमें दें ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। As I have earlier told you, in the pressure, adsorption is equally to the pressure, कि एड्जॉर्प्शन जितना होगा प्रेशर, एड्जॉर्प्शन जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। बट इन द सेम केस एड्जॉर्प्शन इज़ इन्वर्सली रेसिप्रोकेट टू द टेम्परेचर, कि वो उसके प्रोपोर्शनली प्रेशर के साथ तो बढ़ता जाएगा एड्जॉर्प्शन, जितना ज़्यादा आप प्रेशर को बढ़ाएंगे एड्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा, लेकिन जो टेम्परेचर है वो इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा का मतलब क्या है कि एड्जॉर्प्शन, जैसे आपको मैंने कल भी बताया था कि एड्जॉर्प्शन उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ या फिर उसकी फिज़िकल सरफेस के अंदर होने वाली क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं। किसी भी बल्ब को वो पेनिट्रेट करके अपने पार्टिकल्स को अंदर तक नहीं पहुंचा सकते, इस ही क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्प्शन कहते हैं। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे एड्जॉर्प्शन की क्वालिटी उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाई टेम्परेचर की वजह से उनके अंदर एड्जॉर्ब होना बंद हो जाएंगे। आई होप कि ये दोनों ही पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। बाकी भी अनदर एग्जांपल्स के साथ मैं आपको इस बात को और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करती जाऊंगी। अब जो हमारा एड्जॉर्प्शन है, एड्जॉर्प्शन को कंप्लीट करने के अंदर दो मेन क्वालिटीज़ या फिर हम कह सकते हैं दो मेन फोर्स और बॉन्ड्स की ज़रूरत होती है। अब जब कोई भी एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वो अपनी एनर्जी को इंटरचेंज करते हैं, तो या तो वो उनके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे कि हमारी केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स की वजह से बनने वाले बॉन्ड्स होते हैं, या तो वो केमिकल बॉन्ड को फॉर्म करेंगे और या फिर वो क्या कर सकते हैं, वांडर वॉल फोर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके अंदर वांडर वॉल फोर्स, जो कि आपको पता भी है कि बहुत ही वीक फोर्स होता है, वांडर वॉल फोर्स के साथ साथ ये केमिकल बॉन्ड को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। इट मे कैन बी प्रोड्यूस बाय द केमिकल बॉन्ड और द ईदर और द वांडर वॉल फोर्स। सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि एड्जॉर्प्शन इज टू टाइप ऑफ properties it requires, van der Waals force and the another one is chemical bond. So if we talk about further in this chapter of surface chemistry, the type of adsorption chemistry, the type of adsorption in surface chemistry is mainly divided by into two parts. First one is physiosorption and the another one is chemiosorption. Chemiosorption, or we can say it chemosorption and physiosorption। ठीक है, दोनों ही नाम आप ले सकते हैं, chemosorption and another one is physiosorption। फिजोप्शन, जो कि आप लोगों को नाम से पता चल रहा है कि दिस इज़ अ फिजिकल फिनोमिना
or more about, we can say, it is a physical process or physical quality or physical property of another molecule or of a system. Okay, and the chemoabsorption is about chemical properties. क्या होगा फिजियोप्शन के अंदर और किजॉप्शन के अंदर? किजॉप्शन के अंदर जब आप किसी भी फॉर्म के अंदर बनने वाली फॉर्मेशंस को देखेंगे या फिर किसी भी तरीके के बॉन्ड्स को देखेंगे, तो उनकी जो भी क्वालिटीज़ होंगी वो उसे केमिकली इफ़ेक्ट करेंगी, जबकि इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो फिजियोप्शन है वो उनके साथ उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे काम करेंगे, उसके आउटर सरफेस पे काम करती हैं। अब जब भी आप किसी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, तो जब आप फिजिकल प्रॉपर्टी में बताएंगे तो इट अराइजेज बिकॉज ऑफ वॉन वॉल फोर्स। जो फिजॉप्शन है उस वो होने का मेन रीज़न है वॉन वॉल फोर्स। इसके जस्ट अपोजिट जो हमारा किजॉप्शन है, किजॉप्शन इज अबाउट केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, कि जितना ज़्यादा केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके अंदर प्रेजेंट जितने भी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशंस हैं, होने वाली जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है? किजॉप्शन कहलाती है। अब फिजॉप्शन और कीमो दोनों ही डिफरेंट टाइप के अंदर, इनमें फिजॉप्शन में नॉट स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, कि इनके अंदर प्रेजेंट जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपनी स्पेसिफिक नेचर के अंदर नहीं होते। अब स्पेसिफिक नेचर के नहीं होने का, या फिर हम कह सकते हैं कि क्या नहीं होता स्पेसिफिक इन नेचर, तो आप ये देख सकते हैं कि स्पेसिफिक नेचर का मतलब है कि उनकी क्वालिटीज़ अलग अलग होंगी। किसी की क्वालिटीज़ हाई स्पेसिफिक क्वालिटी के अंदर वो अपने आप को डिफ़र करेंगे, कोई अपने आप को लो स्पेसिफिक क्वालिटी के अंदर डिफ़र कर सकता है। तो जो फिजियोप्शन है उसके अंदर नॉट स्पेसिफिक इन नेचर है, कि ऐसा कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं होगा जो कि फिजॉप्शन के अंदर काम करेगा। बट इन कीमोजॉप्शन हाईली स्पेसिफिक इन नेचर इट में बी, इसके अंदर होने वाले जो भी क्वालिटीज़ होंगे वो हाईली स्पेसिफिक होंगे। हाईली स्पेसिफिक रिकमेंडेशन किया जाएगा कि वो उन्हीं के साथ में उनकी हाई टेम्परेचर के साथ में ही काम करेंगे, या फिर वो उसके जितनी भी उनकी जूल में एनर्जी है, केल्विन में एनर्जी है, वो उसी के साथ अपनी नेचर को बॉन्ड करने की क्वालिटीज़ को रखेंगे। नेक्स्ट योर पॉइंट इज रिवर्सिबल इन नेचर। जो भी इनकी फिजिकल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो रिवर्सिबल इन नेचर होंगी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिवर्सिबल इन नेचर? Let me tell you. For example, if we take as a reactant solid and gas, solid और गैस आप दोनों इन्हें साथ में लेते हैं और इनके अंदर कोई भी आप प्रोसेस करवाते हैं हीट के साथ में, तो सॉलिड और गैस आपको मिल सकता है एज अ प्रोडक्ट, और इसके साथ ही आपको हीट मिलेगी। बिल्कुल इसी तरीके से इट ऑल्सो रेसिप्रोकेट इन रिवर्स इन नेचर। रिवर्स इन नेचर में भी ये प्रोसेस जो होगी वो सेम होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है, जैसे कि आप अपनी जनरल लाइफ के एग्जांपल्स में भी देख सकते हैं कि अगर आप सॉलिड और गैस को लेते हैं तो आप गैसियस फॉर्म के अंदर अगर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर को देते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपने हीट को दिया है, तो प्रेशर की वजह से गैस जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। मगर वापस अगर उसका प्रेशर को हटा दिया जाता है तो वो फिर से अपनी गैसियस स्टेट के फॉर्म में आ जाती है और अपने आप को रेसिप्रोकेट रिवर्सिबल इन नेचर दिखा सकती है। तो यही सेम क्वालिटी रहती है उसकी फिजिकल क्वालिटी के अंदर। इसका जस्ट अपोजिट आपको केमिकल में दिखाई देगा। केमिकल जो होंगे वो इरिवर्सिबल होंगी। इरिवर्सिबल मीन्स कि अगर उन्होंने एक बार अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर लिया तो वो सो नेक्स्ट आवर क्वालिटी और नेक्स्ट आवर टाइप इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। लिक्विडिफाइबल गैस मोर इज एड्जॉर्प्शन इज मोर। अगर आपके पास किसी भी गैस का नेचर आपको पता है कि वो किस तरीके का नेचर रखता है, तो जितना ज़्यादा वो लिक्विफाइबल गैस होगा उतना ही ज़्यादा उनके अंदर एड्जॉर्प्शन की क्वालिटी होगी। अब ये दोनों ही बात उनके नेचर पे डिपेंड करती है। बट इन केमिकल कैन रिएक्ट विद एब्जॉर्बेंट शो किजॉर्प्शन।
ठीक है। अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है, कैन रिएक्ट विद एड्सॉर्प्शन। जो उसके साथ में रिएक्ट करता है एड्सॉर्प्शन के साथ में, वो केमिकल उसी के केमिकल उसके अंदर ही उसकी किजॉप्शन की क्वालिटीज़ को शो करते हैं। जैसे कि आपको पता भी होगा कि हमारे केमिस्ट्री के अंदर जब आप केमिकल चेंज या फिर फिज़िकल चेंज को देखते हैं तो ये बिल्कुल उसी के तरीके से सिमिलर है। जब आप किसी भी फिज़िकल चेंज को देखते हैं तो वो उसके आउटर सरफेस पे हो रहे होते हैं, और जो आपके केमिकल चेंजेस हैं वो उसके इनर मॉलिक्यूल्स के अंदर और उसके इनर प्रॉपर्टीज़ के अंदर, उसकी इनर स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस को बनाते हैं, डिफरेंस को शोर करते हैं। इसीलिए वो उनके केमिकल चेंजेस के बिहेवियर को शो करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप एड्सॉर्बेंट के अंदर उनकी रिएक्शन के अंदर को शो करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, उनके अंदर प्रेजेंट जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने की वजह से जो बिहेवियर है वो किजॉप्शन को शो करेगा। नेक्स्ट आवर पॉइंट इज एंथैल्पी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंथैल्पी और एंट्रोपी? एंथैल्पी आपके पास एनर्जी को शो करेगा, और जितनी एनर्जी एड्सॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है, बट जो एंट्रोपी है वो रैंडमनेस को डिफाइन करता है। ठीक है, रैंडमनेस इन द सेंस कि जितनी भी उनके अंदर फैली हुई, बिखरी हुई, या फिर हम कह सकते हैं डेस्परेट और डिस्पर्स क्वालिटी, वो कहा जा सकता है। ठीक है, तो जो आपके पास एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन है इज लो एट टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल 20 to 40 किलो जूल मोल इनवर्स में आपकी एंथैल्पी एड्सॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होती है। बट जो कि आपकी एक एड्सॉर्प्शन है उसके अंदर हाई जो एड्सॉर्प्शन एंथैल्पी की ज़रूरत होती है। इट मे बी 80 to 40 किलो जूल मॉल इनवर्स। मतलब इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी आपको ज़रूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर आपको देना होगा, तभी वो किजॉप्शन के अंदर अपने आप को डिफ़र कर पाएंगे। नेक्स्ट, इन द सिमिलर केस ऑफ फेवरेबल एट लो टेम्परेचर, एनर्जी जो कम रिक्वायर होगी, टेम्परेचर आपका हाई होगा तभी। अगर आप उसे फेवरेबल कंडीशंस के ऊपर करवाते हैं तो आपका टेम्परेचर शुड बी लो एंड द एनर्जी शुड बी temperature should be high and the energy should be low. And in the same in opposite, favorable at high temperature increases with the temperature high. जितना ज़्यादा आप उसका टेम्परेचर हाई करते जाएंगे, हाई टेम्परेचर के साथ साथ ही वो एनर्जी को भी बढ़ाते जाएंगे। जबकि आपने फिज़िकल के अंदर देखा कि ये इसके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, अपोजिट होते हैं, कि जितना आपने एनर्जी को डिक्रीज़ किया टेम्परेचर हाई करने के बाद में, उतने ही लो टेम्परेचर पे वो फेवरेबल कंडीशंस को शो करेंगे। और केस ऑप्शन के अंदर क्या था कि जो वो फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर था वो इंक्रीज विद टेम्परेचर हाई हो जाता है। नेक्स्ट आवर पॉइंट इज नो एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड। फिजिकल जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर नो एक्टिवेशन ऑफ हाई एनर्जी नीडेड। हाई एक्टिवेशन एनर्जी की इसके अंदर आपको ज़रूरत नहीं होती है। एक्टिवेशन एनर्जी इन द सेंस, जब आप किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल कि आप किसी भी तरीके के कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं, या फिर आप उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए रिएक्शंस को जिस भी तरीके की हेल्प लेते हैं, वो आपकी हेल्प लेने की वजह से जितना जो चेंज आता है रिएक्शन के अंदर, इट मे कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसके अंदर जो भी एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती, बट इज़ जस्ट अपोजिट इन द कीमोसॉर्प्शन। It required high activation energy. In the next point is increase with surface area of adsorbent. जितना ज़्यादा आप सरफेस एरिया एड्सॉर्बेंट का बढ़ाते जाएंगे वो उतना ही ज़्यादा उसके फिजॉप्शंस को बढ़ाता जाएगा। बट इन द डिफरेंट केस ऑफ किजॉप्शन, टू इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आप इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया को, तब वो उसके अंदर एड्सॉर्प्शन को शो करेंगे। नेक्स्ट और पॉइंट इज रिजल्ट इनटू मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स ऑन एड्सॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर। रिजल्ट इनटू मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर के अंदर आप जब फिजिकल प्रॉपर्टी के चेंजेस को देखते हैं तो एड्सॉर्बेंट के अंदर सरफेस में उसमें हाई प्रेशर के ऊपर ही चेंजेस को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये एड्सॉर्प्शन पॉइंट है हमारा, और इस तरफ ग्राफ में हमने टेम्परेचर को लिया।
अब जैसे ही आप इसके साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ को टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे देखते हैं, तो एड्जॉर्प्शन की जो क्वालिटी है टेम्परेचर लेस की ज़रूरत होती है। जैसे कि अभी आपको मैंने ऊपर बताया भी था कि इसके अंदर जो हमारी एनर्जी है वो टेम्परेचर लेस की ही हमें ज़रूरत होती है, लगभग 20 to 40 किलो जूल मॉल इनवर्स। अब जैसे ही आप इसके अंदर एब्जॉर्प्शन में देखेंगे, इनमें मल्टी मॉलिक्यूलर के बजाय यूनिमॉलिक्यूलर लेयर्स के अंदर एड्जॉर्प्शन होता है सरफेस पे अंडर अ हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर की ज़रूरत आपको पता है कि एब्जॉर्प्शन के अंदर 240 किलो जूल मोल इनवर्स तक भी हाई टेम्परेचर की ज़रूरत हो सकती है। तो वो कैसे होगी कि मान लीजिए आप जैसे ही किसी भी एनर्जी को स्टार्ट, किसी भी रिएक्शन को हमने स्टार्ट किया, तो वो एक लेवल पर जाकर अपनी एक्टिवेशन एनर्जी के उनको ज़रूरत होती है और वो वहाँ पर आकर खुद को रोक लेती हैं और फिर उसके बाद में खुद को डिक्रीज़ करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर होने की वजह से उसने अपनी जो स्टेबिलिटी थी उतना खुद को मेंटेन किया। फिर उसके बाद में वापस वो अपनी लो प्रेशर की तरफ आने लगे और जैसे ही वो लो प्रेशर की तरफ आने लगे तो वो हाई एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से उनके अंदर केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होने लगती है और जैसे ही केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है तो आपको पता है कि ये किसकी क्वालिटी है, एब्जॉर्प्शन की क्वालिटी है। अब इसे आप एक और किसी एग्जांपल के साथ में कैसे समझ सकते हैं, तो जैसे आप देखते हैं कि जो ये सभी क्वालिटी जैसे कि हमारी डेल्टा एच है वो नेगेटिव होती है और डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब है कि जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास कौन सी हो रही है, एक्सोथर्मिक हो रही है। और जो हमारा डेल्टा एस है इट ऑल्सो मे बी नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो रहा है, डेल्टा एस का मतलब कि जो आपके पास प्रेजेंट किसी भी तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो उनका मूवमेंट हो रहा है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं या रिस्ट्रिक्टेड है, तो आपके पास जो डेल्टा एस है वो इट शुड बी नेगेटिव बिकॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर रिस्ट्रिक्टेड। जितना ज़्यादा उनके अंदर मॉलिक्यूलर रिस्ट्रिक्टेड होगा डेल्टा एस की वजह से उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, इट शुड बी नेगेटिव, वो नेगेटिव हो जाती है। और एब्जॉर्प्शन के अंदर जो एक्टिवेशन एड्जॉर्प्शन है वो भी होना शुरू हो जाता है, एक्टिवेशन एड्जॉर्प्शन। अब एड्जॉर्बेट के अंदर जो भी अपनी नई क्वालिटीज़ के साथ में वो कैसे एक से दूसरे में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कैसे उनके अंदर प्रेजेंट वंडरवॉल फोर्सेस जो कि उसके स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, या फिर वो किस तरीके से खुद को लिक्विफाई कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। तो इस चीज़ को समझने के लिए जो कि आपको मैंने नंबर 4 पॉइंट के अंदर बताया था, नंबर 4 पॉइंट के अंदर बताया था कि अगर वो खुद को ईजिली लिक्विफाइबल कर सकती हैं गैसेस, तो वो readily absorbed as van der Waals force आर स्ट्रोंगर नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करेंगी। अब कैसे इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, तो अब देखिए कि जो एक चारकोल है उसको हम 3 अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवाते हैं। मान लीजिए कि एक हमारे पास चारकोल के साथ में हाइड्रोजन है डायटोमिक, और दूसरा मीथेन और तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड। तीनों ही टाइप के आप मॉलिक्यूल्स को लेते हैं। जो आप क्रिटिकल टेम्परेचर है वो जितना ज़्यादा हाई होगा उसकी एनर्जी भी एड्सॉर्बेंट की उतनी ही ज़्यादा ही हाई होगी। इसी बात को मैंने बताया है। अब क्या डाई एटॉमिक का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ डाई एटॉमिक हाइड्रोजन है वो 33 केल्विन होता है, जो मीथेन है उसका 190 केल्विन होता है और सल्फर डाइऑक्साइड का 630 होता है। अब इसी क्वालिटी की वजह से, उनकी इसी क्वालिटी की वजह से दिस क्वालिटी ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, तो वो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ में क्रिटिकल टेम्परेचर SO2 के साथ में जाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद कम 190 पे, और सबसे लीस्ट जो होगा, सबसे लेस जो होगा वो 33 केल्विन ऑफ हाइड्रोजन होगा। यही जो चारकोल है वो अपनी तीनों की तरह से सिमिलर क्वालिटीज़ को, सिमिलर बिहेव को शो करेगा। तो एक बार फिर से देखते हैं कि इन एड्सॉर्बेंट easily liquefiable gases are readily absorbed as van der Waals force are stronger near the critical temperature। ठीक है, आई होप कि दोनों ही पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।
क्या होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर? तो आप फिजिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर देखेंगे कि सिर्फ फिजिकल एड्जॉर्प्शन की क्वालिटी को शो करेगा, इसमें किसी भी तरीके का सरफेस एरिया शो नहीं करेगा और ना ही केमिकल एड्जॉर्प्शन को शो करेगा। बट इज़ द सेम थिंग, मैंने आपको बताया भी है कि इसके अंदर जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच जो कि एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शंस की वजह से हो रहा है, तो डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, देन डेल्टा एस ऑल्सो भी नेगेटिव, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको डेल्टा एस के बारे में बताया भी था कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। और ये तीनों ही पार्ट जो हमारे हैं वो थर्मोडायनेमिक्स के प्रोस्पेक्टिव से हैं। तो यहाँ पर डेल्टा जी जो है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से डिनोट किया जाएगा। फिर डेल्टा एच जो है वो भी नेगेटिव है हमारे पास, और डेल्टा टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस के अंदर इसकी बहुत ही हाई क्वालिटी नेगेटिव से नेगेटिव वो खुद को प्लस के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। अब डेल्टा जी जो कि स्पॉन्टेनियसली मूव करेगा वो क्या रह जाएगा? नेगेटिव रह जाएगा। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा एच है इट इज़ मोर देन टी डेल्टा एस, ठीक है। तो वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ को देख पाएगा। उसके आगे आप इसके एसोसिएशन के एड्जॉर्प्शन के एग्जांपल्स को भी देखेंगे। नाउ मूव टू द एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स एंड आइसोथर्म्स, इसके साथ साथ ही हम फ्रेंडलिक इक्वेशन को भी समझेंगे। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स का क्या रिलेशन होता है, या फिर क्या हमारे इस ग्राफ के थ्रू हम इसे समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? तो आप देखेंगे कि जो रिलेशन है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में, वो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाय 1 ग्राम ऑफ मेटल सरफेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन रेंज ऑफ प्रेशर। जितना ज़्यादा 1 ग्राम के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर में उनका प्रेशर का रेंज रहता है, वही उनका एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का रिलेशन कहलाएगा। अब इसे एक ग्राफ के साथ समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास x मोल ऑफ गैस प्रेजेंट है और आप उसे प्रेशर के साथ जो है डिफरेंट डिफरेंट रेंज के प्रेशर के साथ में कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ उनकी पॉइंट्स को देखते हैं कि कितना उनके हायर पॉइंट्स में या फिर उनके कांस्टेंट टेम्परेचर के बाद में उनमें डिफरेंस आ पाता है। तो जब हम देखते हैं कि 1 ग्राम ऑफ मेटल सरफेस के अंदर जितनी गैस अब्जॉर्ब की जाती है, तो एक सेपरेट या फिर हम कह सकते हैं एक स्टेबल प्रेशर के अंदर रेंज के अंदर क्या क्या उनमें चेंजेस होते हैं। तो जो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा वो 273 केल्विन, फिर आपने उसको आगे देखा कि वो कम की तरफ गया है 244 केल्विन और 195 केल्विन। तो हम कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा उसके गैस के मोल होंगे प्रेशर के साथ में, उनकी रेंज का प्रेशर पे डिफरेंट डिफरेंट इफ़ेक्ट शो होगा। अब इसे और भी अच्छे से हम कैसे समझ सकते हैं, वो समझने के लिए हमारे पास एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की एक इक्वेशन है जिसे हम फ्रेंडलिक इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंडलिक इक्वेशन के अंदर क्या होगा कि जब आपके पास मान लेते हैं कि हमारे पास m ग्राम ऑफ मेटल सरफेस है, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन इसी चीज़ को हम आगे देखेंगे कि हमारे पास m ग्राम ऑफ मेटल सरफेस है, तो x ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट है और मेटल सरफेस में एड्जॉर्बेंट है। तो 1 ग्राम ऑफ मेटल सरफेस के अंदर प्रेजेंट एक्स मोल अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट कितने होंगे, तो वो x बाय m हो जाएगा। x बाय m के अंदर प्रेजेंट आपके एब्जॉर्बेंट हैं, तो उसको हम कांस्टेंट प्रेशर के साथ में, कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ में के पी 1/n से समझ सकते हैं। के एन जो दोनों ही हैं यहाँ पर वो कांस्टेंट को शो करेंगे, के और एन दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे। अब के और एन दोनों कांस्टेंट अगर रहते हैं, इसे हम लोग के अंदर चेंज करेंगे। लोग के अंदर करने के बाद में लोग x बाय m लोग k प्लस लोग 1/n लोग p। अब जहाँ पर जो हमारा p है वो वेरिएबल है और टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, इसके साथ हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। और ये जो ग्राफ है वो हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के बाद में बनने वाला आगे जो ग्राफ है उसमें पैलेट में चेंज आएगा। उससे पहले जो आपके पास हमारी स्ट्रेट लाइन के अंदर ही इसके अंदर बनता रहेगा, कोई भी चेंज इसमें नहीं आएगा स्लोप के अंदर। तो जो हमारे पास लोग कन्वर्ट करने के बाद में x बाय m
गैस मॉलिक्यूल में आए हैं, इसे हम y से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, और log k जो है उसे c से, और 1/n है m से, और log p को हम x से समझ सकते हैं। क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि यहाँ पे p क्या है, हमारा वेरिएबल है। अब जो m है वो स्लोप को 1/n के अंदर डिनोट करेगा। कैसे? कि यहाँ पर गैस के अंदर एब्जॉर्बेंट में x/m में इनकी रेंज को आगे बढ़ाते जाएंगे, और ये जो ग्राफ है वो log p के साथ में हमें मिलेगा। दिस पॉइंट 0 से शुरू होकर x तक चलेगा। जो भी डिफरेंस हमारे इस फ्रेंडली इक्वेशन में आया है इंटरसेप्ट की वजह से, उसे हम log k से डिनोट करेंगे, जो कि आपकी स्लोप 1/n से रहेगी। बनने वाला जो एंगल है इसे आप थीटा से डिनोट कर सकते हैं। इट शुड बी a एंड इट शुड बी b। इन केस 1, जब आपके पास आप p वेरिएबल को लेते हैं तो 1/n के अंदर 0 केस में और 1/n के अंदर 1 केस में 2 केस आपको मिलेंगे। अब 2 केस के अंदर दोनों ही केस में आप जब इसे एक स्टेट के बाद में खुद को ये स्टेट मोशन के अंदर ले जाता है, या फिर वो सीधा ही खुद को एक स्लोप के अंदर ले जाता, तो क्या डिफरेंस हो सकता था? इन दोनों ही केसेस को इन इक्वेशंस के साथ समझते हैं। विद आर केस 1/n शुड 0, अगर वो 1/n 0 होता है तो x/m इक्वल्स टू k, p प्रेशर के साथ में 1/n हो जाएगा, x/m इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में आ जाएगा। जब x/m मॉलिक्यूल्स के साथ ग्राफ को p प्रेशर के साथ में देखेंगे तो 1/n के साथ इसकी वैल्यू जो है वो 0 हमें प्रोवाइड हो रही है इन दिस केस। तो एक स्टेप पर आकर खुद को कांस्टेंट करना शुरू कर देंगे, और हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर खुद के कोई भी चेंजेस नहीं लेकर आएंगे। और इन द सेम एड्जॉर्प्शन आइसोथर्मिक फ्रेंडली इक्वेशन, अगर आपके पास दूसरा केस है 1/n से 1 तक की इसकी वैल्यू है, तो x/m kp हो जाएगा, और y जो है वो आपके पास में mx की वैल्यू लेकर आएगा। x/m और p प्रेशर के साथ में जब इसका ग्राफ हमें मिलता है तो 1/n इक्वल्स टू 1 एंड 1/n इक्वल्स टू 0, दोनों ही केसेस के अंदर इस ग्राफ को हम समझेंगे। तो x/m यहाँ पर आपके पास k होगा, और 1/n की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 तक हो सकती है, 0 से लेके 1 तक हो सकती है। अगर ये स्लोप यहाँ पर आकर खुद को कर्व कर लेता है, यहाँ से आने के बाद में हाई टेम्परेचर की वजह से, डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से वो खुद को चेंज कर लेता है, तो यहाँ पर वो अपनी स्लोप को बदलता है। लेकिन अगर वो सीधा ही चलता रहे हमारे पास, तो x/m के केस में k p हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 1/n के 0 से लेकर 1 तक के 2 केस बन सकते हैं। तो इस बात को आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि n/1 की एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर, फ्रेंडलिक इक्वेशन के अंदर 1/n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मानी गई है, तो 0 से लेकर 1 तक इसकी वैल्यू को माना गया है। अब क्यों माना गया है? तो जो कि आपको बताया हुआ है कि प्रेशर अगर आप बढ़ा रहे हैं, प्रेशर को आप बढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट आपका, तो एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ गैस है वो कितना होगा, 0 ही रहेगा। इसके साथ ही इन थर्मोडायनामिकल पॉइंट्स को मैंने आपको पहले ही बता दिया, इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होने में हेल्प हो जाएगी। तो आप इन क्वेश्चंस को या फिर इन पॉइंट्स को एज अ पॉइंट ऑफ थर्मोडायनामिक याद रखेंगे। नाउ मूव टू द एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन के अंदर पहला ही पॉइंट है रिमूवल ऑफ अनवांटेड गैसेस ऑफ और वेपर। जो आपको मैंने सिलिका जेल का एग्जांपल बताया था, जिसके अंदर आप देखते हैं कि किसी भी तरीके की नई बैग के अंदर सिलिका के कुछ बॉयल्स को या फिर सिलिका के कुछ पैकेट्स को डाला जाता है, ताकि वो उसके अंदर प्रेजेंट ह्यूमिडिटी को, ना सिर्फ पर्स के अंदर, इसके अलावा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप देखते हैं जिसके अंदर नमी है या फिर ह्यूमिडिटी है जो कि पानी की वजह से ख़राब हो सकता है, तो उसके अंदर सिलिका जेल या चारकोल की कुछ शीट्स को डाला जाता है, जिसके कारण वो अपने आसपास के वाटर को, नमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले और जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको ख़राब होने से बचा सके। तो वही बात इसमें बताई गई है कि मैनी टाइम्स पॉइजनस वेपर्स आर प्रेजेंट इन एयर, दिस कैन बी एब्जॉर्ब बाय सुटेबल एब्जॉर्बेंट इन
fermentation, industry excess of carbon monoxide can be make product of unpalatable, which can be removed by absorption on charcoal. ठीक है. Next our point is removal of coloring matter. Removal of coloring matter in production of sugar, vinegar, etc. There are a number of coloring impurities. These are removed by adsorbent like charcoal and fuller's earth. चारकोल के एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको दोनों ही तरीके के एड्जॉर्बेंट को बता दिया था, एड्जॉर्बेट को बता दिया था। एक चारकोल के साथ अगर आप डाईहाइड्रोजन को, अगर आप मीथेन को, या फिर आप सल्फर डाइऑक्साइड्स को क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ जितना भी उनका वंडरवाल फोर्स स्ट्रॉन्ग है उसके साथ देखेंगे तो उनके डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर को वो शो करेगा और उनकी क्वालिटीज़ को भी डिफ़र करेगा. ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट application of the adsorption. Catalysis. In heterogeneous catalysis, adsorption of the reactant and adsorption of the product are very important process. Catalysis के अंदर जो heterogeneous catalysis है उसमें adsorption की जो reactant और desorption process है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. तो ये सारे पॉइंट्स आपको रीड ही करने होंगे. इसके अलावा जो आपको अंडरस्टैंडिंग पार्ट था इक्वेशन का वो मैंने आपको समझा दिया. तो जो थोड़ी देर पहले आपको मैंने थर्मोडायनेमिक इनकी वैल्यूज़ बताई थी वो उससे बनकर क्वेश्चन कैसे आया हुआ था आपके 2016 के नीट में और 2012 के पीएमटी के क्वेश्चन के अंदर, वो देख लीजिए. इन विच एसोसिएशन एसोसिएटिव विद एड्सॉर्प्शन. तो उसका आंसर क्या होगा? डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, ऑल थ्री आर नेगेटिव. एंड द अनदर क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस part. In Freundlich adsorption isotherm, the value of 1 by n is between 0 to 1 in all cases. ठीक है. अगर आप 1 by n equals to 0 लेते हैं, 1 by n equals to 1 लेते हैं, दोनों ही केसेस के अंदर 0 से लेकर 1 तक उनकी वैल्यू केसेस में आ सकती है. आई होप कि आपको शॉर्ट एंड स्वीट कॉन्सेप्चुअल बेस के अंदर ये टॉपिक समझ में आ रहे हैं और आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट नोट्स इसके अंदर कवर हो रहे हैं. साथ ही साथ आप इसकी बहुत से एग्जांपल्स के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर पा रहे हैं जिससे कि आपके जो बेस हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और इसके साथ ही आपको क्वेश्चंस को हेल्प करने में जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है हेल्प होगी. I hope you guys like this session, so do share, subscribe to this channel and share your views, of course. Hit the bell icon also. Thank you. Have a nice day. Your opinions matter for me. Thank you.